चलो फिर इसी बात पे शुरू करते हैं लेक्चर टू। और इस लेक्चर टू में हम लोग देखो जो लास्ट क्लास में कवर किए हैं अभी उसको यहाँ पे रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। जब डाउट वाउट होगा तो तुम लोग आराम से पूछोगे। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब एक नया टॉपिक शुरू करते हैं जो उस टॉपिक के ठीक बाद आता है। उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड FIELD। अब हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज़ होता है। तो देखो हम लोग लास्ट क्लास में ये समझे थे कि चार्ज क्या होता है। ठीक है। तो एक चीज़ आपको समझनी है। जैसे देखिए अगर कोई इंसान है, ठीक, अगर ये इंसान रोड पे दौड़ेगा, गर्मी के दिन में रोड पर दौड़ेगा, तो दौड़ने के बाद ये अपने अंदर से पसीना निकालने लगता है। ठीक है। इसी तरह से जब कोई चार्ज होता है तो वो रोड पे दौड़े या हवा में दौड़े या कहीं चुपचाप बैठा रहे या वो ऐसा मोशन करे जिसमें एक्सिलरेशन हो, तो क्या होगा, इन सारे केसेस में चाहे वो रुका हो, चाहे वो दौड़े चले, एक्सिलरेट करे, रिटार्डेट करे, वो हर कंडीशन में अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता है। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज़ होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक फील्ड होता है जो हर चार्ज अपने चारों तरफ निकालता है। ठीक है। जैसे कि आप लोग छोटे क्लास में मैग्नेट के बारे में पढ़े थे कि मैग्नेट का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। उस मैग्नेटिक फील्ड के आसपास में जब कोई दूसरा मैग्नेट आता है तो वो या तो उस मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा। सेम चीज़ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी। पूरे फिजिक्स में आपको तीन तरह के फील्ड पढ़ने हैं। एक ग्रेविटेशनल फील्ड जो आप लोग 11th क्लास में पढ़े थे, वैसे ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वैसे ही एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। और आप लोग आगे इसी 12th क्लास में पढ़ेंगे कि ये जो लाइट है ना, वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन की वजह से आगे चलती है। इसमें दोनों फील्ड हैं लाइट में। ठीक है। लेकिन अगर फील्ड को आप अलग अलग देखें तो एक है ग्रेविटेशनल फील्ड, एक है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक है मैग्नेटिक फील्ड। जितने भी मासेज हैं वो अपने चारों तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड निकालते हैं। ठीक है। जितने भी चार्जेस हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब मैग्नेटिक फील्ड कौन निकालता है? यही सेम चार्जेस, चाहे आप इलेक्ट्रॉन की बात कीजिए, चाहे आप प्रोटॉन की बात कीजिए, चाहे आप किसी ऐसे ऑब्जेक्ट की बात कीजिए जिसके पास ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब कि उसके पास चार्ज है 10 गुलाम, 20 गुलाम, 500 गुलाम, 10,000 गुलाम, कुछ ना कुछ उसके ऊपर चार्ज है। अब चाहे वो चार्ज पॉजिटिव हो, चाहे वो चार्ज नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसके पास बस चार्ज होना चाहिए। अगर उसके पास चार्ज है तो डेफिनेटली वो ऑब्जेक्ट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करने के दो तरीके होते हैं, उसको हम अभी अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे। सिंपल तरीका ये कि अगर कोई पॉजिटिव है ना तो वो गरीबों को इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, ऐसे समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ गरीबों को देगा। अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो वो गरीब खुद है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लेगा। इस ट्रिक से तुमको याद रहेगा कि अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरह का होता है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्जेक्ट से बाहर जाता है, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्जेक्ट के अंदर जाता है। ठीक है। तो जो बाहर जाता है वो पॉजिटिव वाला चार्ज होगा तो उससे बाहर जाएगा। इसका ट्रिक क्या है? अमीर लोग गरीबों को दान देते हैं तो पॉजिटिव लोग अमीर हो गए, नेगेटिव लोग गरीब हो गए, तो ये ऐसे ऐसे काम चलेगा। ठीक है ना। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिस पे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसका मतलब है कि वो नेगेटिव है, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी तरफ आएगा, अंदर की तरफ आएगा। चलो इसको हम फिर से समझाते हैं। देखो जब भी कोई चार्ज होगा तो वो दो ही तरह के चार्ज होंगे, या तो वो पॉजिटिव चार्ज होगा या तो वो नेगेटिव चार्ज होगा। तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना वो अपने से बाहर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता है। अब तुम जानोगे कैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है? जानेंगे कैसे? अगर मान लो कि हम एक मैग्नेट लिए हुए हैं और हम तुमसे बोलें कि मेरे पास एक मैग्नेट है, तो तुम मेरी बात कैसे मानोगे कि मेरे पास जो चीज़ है वो मैग्नेट है? उसके लिए तुम किसी लोहे का यूज़ करोगे। लोहा, ये जो लोहा है इसको तुम पास में लाओगे, या फिर तुम्हारे पास एक मैग्नेट होना चाहिए, वो मैग्नेट तुम पास में लाओगे। जब तुम लोहे को या फिर मैग्नेट को पास में लाओगे, जो मैग्नेट मेरे पास है उसके पास में जब तुम लाओगे तो तुम ये देखोगे कि यार इस पर एक फोर्स लग रहा है, मतलब वो अट्रैक्ट हो रहा है या फिर वो रिपेल हो रहा है। मैग्नेट के केस में दोनों पॉसिबिलिटी है ना,
वो अट्रैक्ट भी हो सकता है, वो रिपेल भी हो सकता है, लेकिन लोहे के केस में वो अट्रैक्ट होने लगता है। इसका मतलब हम इसको टेक्निकली अगर बोलें तो चाहे वो मैग्नेट जो आप लेके आए हैं या वो लोहा जो आप लेके आए हैं, वो अपने ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, चाहे वो अट्रैक्शन का फोर्स हो, चाहे वो रिपल्शन का फोर्स हो, चाहे वो अट्रैक्शन का फोर्स हो, चाहे रिपल्शन का फोर्स हो, मतलब वो अपने ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। वो जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसी को हम बोलेंगे अच्छा, इसका मतलब ये लोग मैग्नेटिक फील्ड के रेंज में आ चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा फील्ड है जिसमें जब कोई बाहरी चार्ज आएगा, अब जैसे मान लो हमको पता करना है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे बनी हुई हैं, तो इनको लाइंस कहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनी हुई हैं, ये लाइंस हैं कि नहीं यहाँ पे, ये सच में फील्ड यहाँ पे है कि नहीं है, तो क्या करेंगे, पास में कोई चार्ज ले जाओ, कोई पॉजिटिव चार्ज ले जाओ या कोई नेगेटिव चार्ज ले जाओ, तो तुम देखोगे कि ये जो चार्ज है ये अपने ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो अगर ये एक्सपीरियंस कर रहा है फोर्स, तो इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। जैसे मान लो तुमको ये चीज़ पता होगी कि हम लोग जिस गैलेक्सी में रहते हैं उस गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है, ठीक है। अब मिल्की वे गैलेक्सी में उसका जो सेंटर है, ये तुम लोगों को शायद पता होगा, वहाँ पर एक ब्लैक होल है, ठीक है। तो ब्लैक होल क्या कर रहा है कि सारे के सारे जो आसपास के मैटर हैं वो उनको अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है, अट्रैक्ट कर रहा है। इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी होती है इसकी कि लाइट को भी अपनी तरफ खींच लेता है, इससे लाइट बच के नहीं जा सकती। मतलब कि अगर हम लोग मान लो यहाँ पे हैं, तो हम लोगों को ये चीज़ बिलीव क्यों नहीं हो रहा कि यहाँ पे ब्लैक होल है। थ्योरी की बात अलग है, टेलीस्कोप से देखने की बात अलग है, खुद में फील करने की बात अलग है। अच्छा है कि बिलीव नहीं हो रहा है, नहीं तो जिस दिन वो नौबत आ गई ना कि बिलीव हो रहा है, उस दिन तुम सीधे ब्लैक होल में घुस जाओगे। मेरी बात समझ रहे हो तुम लोग, हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो ब्लैक होल के, हाँ बेटा, तो ब्लैक होल की वजह से जो ग्रेविटी है ना, आस पास में जो ग्रेविटी है ब्लैक होल की वजह से, वो ग्रेविटी है तो, लेकिन हम लोगों के तक आते आते उस ग्रेविटी की जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। लेकिन नियर बाई एरिया में वो इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ले दे करके आप किसी भी फील्ड को कैसे डिफाइन करेंगे, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करना हो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करना हो, चाहे ग्रेविटेशनल फील्ड को डिफाइन करना हो, तो उसको आप ऐसे बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड को ही डिफाइन करके बताते हैं कि ये कैसे आप डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। तो देखो, अब इसके लिए आप यहाँ पर नोट्स लिखना शुरू कीजिए। तो ये आपका हेडिंग हुआ पहले इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल पहले लैंग्वेज में समझ लो कि हम इसमें लिखवाएंगे क्या। हम इसमें ये लिखवाएंगे कि ये एक ऐसा स्पेस होता है, ये एक ऐसा एरिया होता है, ये एक ऐसा जोन होता है जिसमें कोई भी एक्सटर्नल चार्ज अगर आ गया तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, सिंपल। तो इसमें तुम लिखो पहला पॉइंट, यही इसका डिफिनीशन होगा। इसका तुम लिखो डिफिनीशन। डिफिनीशन के अंदर में तुम ये लिखो कि द स्पेस अराउंड अ चार्ज in which any other charge will experience force. The space around a charge in which any other charge will experience force field present in the space is known as electric field. Now second point, now how will you define the electric field mathematically? Okay, so for that first we will note down one small formula. Suppose this is the charge, this charge I am saying as charge q. Because of this charge q, electric field is there. Now I am putting any other charge, suppose I am putting one charge here q naught.
बिकॉज ऑफ दिस चार्ज, I mean because of this charge q, this q naught charge is experiencing force. Okay, so this force is acting on q naught. So that force, what is the electric field at this location where q naught is experiencing force? We have to calculate that. So F is equal to q naught into E. Now understand the meaning of this equation. Meaning of this equation is, you draw the complete arrow line like this. Okay, now what is the meaning of this? Let's understand. See, this is the force that is experienced by this green color q naught charge. Okay, this is q naught I am writing here, but this is the electric field. This electric field is actually produced by the plus charge, this q. Now this F is equal to QE became the formula to calculate force on a charge which is placed in the electric field. Okay guys, are you getting the physical feel of this equation? Very good, everyone. Okay, very good. So this F is equal to QE is giving you one physical experience, that okay, Q naught is that charge who is experiencing force F, but E is not the electric field produced by Q naught. E is electric field produced by this charge. Get the logic? This charge Q. So इसका ये मतलब हुआ कि ये जो Q naught है ना, ये Q naught वो चार्ज है जो ये प्रूव कर दे रहा है कि हाँ यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि इस Q नॉट के ऊपर फोर्स लग रहा है. सिंपल सी बात. ठीक है, अब हम लोग ये समझेंगे कि यहां पर हम जिस चार्ज को रखे हैं ना, ये चार्ज एक तरह का छोटा सा पॉइंट चार्ज है. ठीक है, तो अब इस छोटे से पॉइंट चार्ज की वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना स्ट्रांग है. ठीक है, मतलब वो कितना स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पे इस छोटे से चार्ज की वजह से. मतलब अगर हम ये जानना चाहें, जैसे मान लो कि तुमको ये पता होगा कि जंगल में अगर शेर है, अगर मान लो ये शेर है, ठीक है, और ये जंगल में बैठा हुआ है, तो इस शेर के आसपास में कोई जानवर नहीं जाएगा. क्यों? क्योंकि ये शेर का एरिया है. इसमें कोई जानवर आएगा तो शेर उसको काट लेगा या खा जाएगा. तो आखिर कितने दूर तक ये डर बना रहेगा? कितने दूर तक? ज़्यादा पास में नहीं जाओगे, दूर दूर रहोगे तो सेफ रहोगे. तो हम लोग यहाँ पे वो जानना चाहते हैं कि अगर कोई चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकालेगा ही अपने से बाहर. ठीक है, तो जब वो पास में रहोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा तेज महसूस होगा, दूर रहोगे तो हल्का महसूस होगा, और दूर जाओगे तो एकदम हल्का महसूस होगा. ठीक है, तो आखिर वो निकालेंगे कैसे? उसके लिए कोई फार्मूला है या नहीं है? तो हम लोग उसको निकालते हैं एक फार्मूले से. तो अब उसके लिए हम थर्ड पॉइंट लिखेंगे. तो तुम लोग, ये पेज कवर हो गया? ठीक है, ओके, तो चलो वेरी गुड. अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं. थर्ड पॉइंट पे ये लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, मतलब वो कितना पावरफुल है. STREGNTH, स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ a point charge, of a point charge at any distance r from point charge. इसका देखो क्या मतलब है, बहुत आसान है ये चीज़. मान लो यहाँ पे हम कोई पॉइंट चार्ज रख देते हैं. अब इस पॉइंट चार्ज से हम किसी r दूरी पे जाते हैं. ये दूरी r हो गई. अब इस दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में है, तो हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाहते हैं. ठीक है, और निकालेंगे कैसे? तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, E इज इक्वल टू, ये जो चार्ज है आखिर ये कितना चार्ज है भाई? तो मान लो ये Q कूलाम चार्ज है, तो Q. अब एक चीज़ हमेशा याद रखो कि 1/4πε0 लगेगा इसमें, Q/r². ये तुम्हारा बन गया फार्मूला. ठीक, इस फार्मूले से वो निकाल लेंगे. ठीक है, अब ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले पे सवाल लगता है
अब हम लोग सेम चीज़ वेक्टर फॉर्म में देखेंगे। वेक्टर फॉर्म में कैसे देखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इन वेक्टर फॉर्म। बस कुछ नहीं करना है वहाँ पे, बस हम लोग आर की जगह आर कैप डाल देंगे, मतलब ऐसे ई को हम लोग वेक्टर बना देंगे और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो हम लोग यहाँ पे एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि अगर तुम लोग आर कैप से कभी किसी में मल्टीप्लाई करोगे तो वो इस फार्मूले की वैल्यू को नहीं बदल सकता, क्योंकि आर कैप यूनिट वेक्टर होता है। मैथ में यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1 होती है, इसलिए तुम एक तरीके से सिर्फ डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। अब ये आर कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है। अब हम लोग क्या करेंगे, मैथ में एक चीज़ हमेशा जानते, नोट में लिख लो इस चीज़ को, नोट यहाँ पे लिख लो, आर कैप की जो वैल्यू होती है वो वेक्टर आर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड आर के बराबर होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको तुम लोग रिप्लेस कर दो इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब Q की वैल्यू जस की तस छोड़ दो, यहाँ पर ये जो आर कैप है अगर तुम उसको रिप्लेस करते हो वेक्टर आर बाई आर से, तो नीचे वाले में आर स्क्वायर में और इस वाले आर में गुणा हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो आर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ तो आर क्यूब आ गया और यहाँ पे वेक्टर आर आ गया, ठीक है। अब ये जो नया फार्मूला बना इसको तुम लोग अच्छे से कॉपी करो और यहाँ पे ऐसे इसको रेक्टेंगल में डाल दो, ठीक है, ऐसे करके, और यहाँ पे वेक्टर लगा दो, कॉपी करो इसको। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और तुम लोग हम पेज चेंज कर रहे हैं। देखो तुम लोग अब 5th पॉइंट नोट डालो, मतलब इसी में आगे लिखो इसका यूनिट क्या होता है, ठीक है। तो अब उसके लिए पहला पॉइंट लिखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इज, अब देखो न्यूटन पर कूलाम इसकी यूनिट लगा दो। अब इसको कैसे याद रखोगे कि इसकी यूनिट न्यूटन पर कूलाम होती है? अभी अभी एक फार्मूला देखें, F इज इक्वल टू क्यू ई, राइट। अब इस फार्मूले से अगर तुम F बाई क्यू लिखते हो तो E आ जाएगा। अब F की जो वैल्यू है वो न्यूटन होती है, Q की वैल्यू कूलाम में होती है, तो E का यूनिट बन गया न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। इस चीज़ को भी नोट करके लिख लो, ठीक। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन, a charge of 10 coulomb is placed at a location where electric field strength was 100 Newton per coulomb. What is the force experienced by the charge? ठीक है। इसमें देखो तुम लोग सॉल्यूशन, इसका कितना इजी सवाल है ये, तुम लोग डायरेक्ट लगा दो। देखो सवाल तुम लोग कैसे लिखोगे, सबसे पहली बात इसमें लगाओ गिवन डेटा, कौन कौन सा डेटा दिया हुआ है। तो गिवन डेटा में तुमको Q की वैल्यू दी हुई है 10 कूलाम और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है 100 न्यूटन पर कूलाम। तुमसे फोर्स पूछा जा रहा है, ठीक है। अब इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, फार्मूला यूज्ड, हाँ बेटा, वेरी गुड। तो अब तुम लगा दो F इज़ इक्वल टू क्यू ई, तुमको इसमें यूज़ करना है, ठीक। अब तुम इसमें हम ये ऊपर का एक लाइन इरेज कर देते हैं। चलो हम यहाँ से फिर से नोट्स ऐसे कर देते हैं। अब तुम लोग यहाँ से आगे बढ़ो, यहाँ पे हम लिख रहे हैं F की वैल्यू निकालनी है, Q की वैल्यू दिया हुआ है। अब देखो सीधे यहाँ के बाद सीधे यहाँ पे आ जाना, F की वैल्यू दी हुई है, Q की निकालना है, Q की वैल्यू 10 दी हुई है और 10 कूलाम है, और E की वैल्यू, तो उस क्वेश्चन में F की वैल्यू निकालनी थी और Q इंटू E करना था। तो Q की वैल्यू दी हुई है 10 कूलाम और E की वैल्यू दी हुई है 100 न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। अब अगर तुम देखो तो कूलाम और कूलाम कट जाएगा और ये जो 10 है ना, इसका 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 1000 न्यूटन। तो ये हमारा मिल गया फोर्स, ठीक। अब तुमको इसमें ये नहीं पूछा है कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ रिपल्शन है, इसलिए इस चक्कर में नहीं पढ़ना है, चुपचाप बस फोर्स पूछा गया था, ये फॉर्मूला लगाए और फोर्स निकल गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर
एक और पॉइंट लिखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट। तो यहाँ पे लिख लो इम्पॉर्टेंट, ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब लिखो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नोट। देखो इम्पॉर्टेंट नोट में ये लिखवाएंगे कि अगर मान लो कि ये कोई कोई डिब्बा है, ठीक है। अब इस डिब्बे को तुम चार्ज कर दिए, ठीक, इस डिब्बे को तुम पॉजिटिवली चार्ज कर दिए, या फिर दूसरा भी केस ले सकते हो कि ये कोई डिब्बा है, इसको तुम नेगेटिवली चार्ज कर दिए, ठीक। तो अब मान लो कि इस डिब्बे में यहाँ पर कहीं पर होल है, होल कैविटी, यहाँ पे मान लो कोई कैविटी है, ठीक है। जैसे मान लो कि कभी कभी ऐसा होता है कि तुम दुकान पे कोई साबुन खरीदो, सोप, साबुन, कोई भी साबुन खरीदो, तो वो ना दोनों तरफ एकदम चिकना फ्लैट नहीं होता, कभी कभी उसमें कहीं पे छोटा सा होल निकल जाएगा, तो वो चारों तरफ से होल वो घिरा रहता है, दिखता नहीं है। जब तुम साबुन लगाओ, लगाते लगाते उसको नहा के पतला कर दो, तब उसमें वो होल दिखने लगेगा कि अच्छा यहाँ पे तो साबुन था ही नहीं, यहाँ तो हवा भरी हुई थी, ठीक। कभी कभी ऐसा होता है। तो वैसी कोई कैविटी है जो बाहर से नहीं दिखेगी, अंदर में होगी। तो जब वो उसको काटते जाओगे, जैसे मान लो कि कभी कभी ऐसा होता है कि आलू, एग्जाम्पल लो आलू का, आलू मतलब इंग्लिश में पोटैटो। अब तुम लोग क्या करो, मान लो ये पोटैटो है, ऊपर से एकदम चिकना दिख रहा है, ठीक है, और ये चार्ज है, ये चार्ज पोटैटो है, इसको मान लो पॉजिटिवली चार्ज कर दिए। इमेजिन करो कि पोटैटो चार्ज हो नहीं सकता, वैसे मेटल नहीं है, ये कंडक्टर नहीं है, मेरा एग्जांपल समझो। तो अब इसको तुम क्या करोगे, मान लो तुम ऐसे इसको कट किए, ऐसे कट किए, कट करने के बाद इसको दोनों साइड ऐसे उल्टा करके तुम देख रहे हो कि अरे यार ये तो अंदर में सड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब बाहर से तो नहीं दिख रहा था, लेकिन अंदर में सड़ा हुआ है। तो अगर अंदर में आलू सड़ा हुआ है, तो अंदर में उसी एग्जाम्पल को यहाँ पर हम करवा रहे हैं कि हमारे पास कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर में कहीं पर अंदर में कोई कैविटी बनी हुई है। कैविटी का मतलब है कोई छेद है, वहाँ पर कोई गड्ढा है, ठीक है। अब वो छेद या वो गड्ढा जो है, वहाँ पर उसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, ज़ीरो होगा। यही नोट में लिखवाना है, ठीक है। अब इस चीज़ को तुम लोग ऐसे नोट करो, हम इसको इरेज कर देते हैं, तुम लोग इसको फिर से नोट करो। चलो नोट करो इस पॉइंट को, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी ऑफ एनी चार्ज्ड कंडक्टर इज ऑलवेज ज़ीरो। तुमको पता है ये क्वेश्चन IIT जेई में और नीट में पूछ चुका है। ऐसे वो लोग क्या करेंगे, ऐसे कुछ बना देंगे, उसमें कुछ अंदर में होल कर देंगे, इसको बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज है, तो अंदर में सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो ज़ीरो होता है। इसको नोट कर लो। चलो अब हम यहाँ पर एक और चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं। अगर मान लो कि हम यहाँ पर नेक्स्ट नोट में ये पहला पॉइंट है, अब नोट का दूसरा पॉइंट है। नोट के पहले पॉइंट में ये डायग्राम बना लेना, ठीक है, ये डायग्राम भी, ये डायग्राम भी। उसका ये मतलब है कि चाहे चार्ज पॉजिटिव हो चाहे चार्ज नेगेटिव हो, दोनों केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। अब दूसरा नोट लिखवा रहे हैं, दूसरा नोट में हम ये लिखवाने की कोशिश कर रहे हैं, पहले समझ लेते हैं उसको। मान लो कि हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसे लाइन बना दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसे लाइन बना दिए। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है, तुम यहाँ पे देखो इनके बीच का अगर गैप सेम है, अगर इनके बीच का गैप सेम है, हर जगह गैप सेम है, तो इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी ऐसे चीज़ से निकल के सामने आ रहा है जिसकी वजह से, हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बराबर है, हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बराबर है, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बराबर है, ई है, ई है, हर जगह ई है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये एक तरह का कॉन्सेप्ट है कि चलो ठीक है, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो सकता है, ठीक। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में देखो ऐसे हैं, इक्वल इक्वल डिस्टेंस में है, तो ये हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर रहेगा, ठीक। लेकिन ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट पॉसिबल नहीं है जो इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करे। ऐसा कैसे पॉसिबल हो जाएगा कि क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाते जाओगे वो हल्का होता जाएगा, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होती जाएगी, वो क्षीण होता जाएगा, कमज़ोर पड़ता जाएगा, ठीक है। अगर वो कमज़ोर पड़ता जाएगा
तो फिर आप सेम गैप नहीं दिखा सकते, ठीक है। तो खैर अभी ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि हम यहाँ पे सेकंड नोट में ये देना चाहते हैं कि अगर मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनी हुई हैं, उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हम कोई एक्स्ट्रा कंडक्टर रख रहे हैं। चलो मान लो हम ये कंडक्टर रख दिए, ये कंडक्टर हम रख दिए, ठीक है। अब ये कोई बाहरी कंडक्टर था जिसको हम अंदर में रखे हैं, तो इस कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाएगा भाई, वो जीरो होगा। ये कहने का मतलब है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तक आएगा, यहां तक आएगा, फिर यहां से फिर रहेगा, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल जीरो रहेगा, ठीक है। तो यहां पर तुम लोग इसको ऐसे करके बना लो डायग्राम, और इसमें दिखा दो कि इसके बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड था और इसके अंदर में जीरो है, जीरो। और इसको स्टेटमेंट में लिख लो ऐसे कि इफ एनी चार्ज्ड कंडक्टर इज placed in an external electric field, comma, then के बाद हम देखो टॉप राइट में लिख रहे हैं, then the electric field in the conductor is always zero। इसको भी कॉपी कर लो। ये क्वेश्चन इस पर बेस्ड करके भी, इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन भी IIT JEE और नीट में वो लोग पूछ चुके हैं, और बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में ऐसे क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं। नोट कर लो। उज्जवल कैसे हो तुम, आज लेट ज्वाइन किए, क्या हुआ, सब ठीक ठाक? तो अब हम लोग एक तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करते हैं। तो अब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, ये कहता है कि अगर मान लो कि तुम्हारे पास कोई चार्ज कंडक्टर है, तो वो चाहे इस शेप का हो, वो चाहे इस शेप का हो, या वो चाहे फिर इस शेप का हो, वो किसी भी शेप का हो, उस शेप की वजह से उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो निकाल रहा था उस पर असर नहीं पड़ेगा। मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि अगर शेप चेंज हो गया तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा था वो गड़बड़ा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस चीज़ के बारे में तुमको हम यहाँ पर लास्ट नोट लिखवाएंगे। तो उस नोट को ऐसे लिखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर्स। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अब जो दूसरा इंटरेस्टिंग टॉपिक रन करेगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक नया टॉपिक शुरू होने जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब देखो, इसमें तुम लोग सबसे पहले ये समझोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में जो सबसे पहली बात है कि अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ जाता है। ठीक, ऐसे जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ। और अगर चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज में वो अंदर की तरफ जाता है। ये गरीब वाला जो एग्जांपल दिए थे हम, उससे याद रखना कि जो अमीर होते हैं वो देते हैं, जो गरीब होते हैं वो लेते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि अगर हम लोग दो चार्जेस को आपस में बहुत पास में रख दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी बनेगी। ठीक है, शेप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हेन फॉर सेवरल कॉम्बिनेशंस, लाइंस फॉर सेवरल कॉम्बिनेशंस। अब देखो, हम लोग इसमें तरह तरह के कॉम्बिनेशन ड्रॉ करेंगे और उसको समझेंगे। पहले यहाँ तक कंप्लीट करो। तो चलो अब हम पेज चेंज करते हैं और इसको, सब लोगों का हो गया, नोट हो गया बेटा? चलो ठीक है, अब हम लोग सारे कॉम्बिनेशन के लिए नोट्स बनाते हैं। हाँ हाँ, कॉपी करो कॉपी करो।
देखो जब हो जाए करना तो स्क्रीन पे यहीं कहीं साइड में टिक कर दिया करो कि मेरा हो गया, तो हम देख लेंगे किसका इसका हो गया। चलो अब हम शुरू करते हैं अलग अलग कॉम्बिनेशंस। तो इसके लिए हम पेज चेंज करते हैं। तो देखो हम पहला कॉम्बिनेशन ले रहे हैं जब हम पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज को पास में रख रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो लाइन इधर की तरफ जा रही थी ये तो एक दूसरे से को डिस्टर्ब नहीं करेंगी, लेकिन जो लाइन इधर जा रही थी और जो लाइन इधर जा रही थी, अब वो एक दूसरे को ऐसे कट नहीं करेंगी। यहाँ पे कट नहीं कर सकते वो लोग। तो ऐसे कंडीशन में वो लोग क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन में वो लोग ऐसे ना जा करके ऐसे टर्न हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे टर्न हो जाएंगे। यहाँ पे तुम ये देखोगे, और यहाँ जो लाइन जा रही थी वो ऐसे टर्न हो जाएगी, ऐसे टर्न हो जाएगी। ठीक, ऐसे कट नहीं करना है, ना कट करना है ना ऐसे सटना है, ना तो कट ना तो सट। ठीक, क्लियर। ये ऐसे हो जाएगा। ये बन गई तुम्हारी लाइन पहले कॉम्बिनेशन की। अब दूसरे कॉम्बिनेशन में चलो मान लो हम यहाँ पे एक नेगेटिव रख दिए, एक नेगेटिव यहाँ पे रख दिए, तो इसमें भी सेम होगा। जो लाइन इधर से आ रही है वो डिस्टर्ब नहीं कर रही, वो तो आ गई, लेकिन जो लाइन इधर से आ रही थी ना वो ऐसे आएगी, कटना सटना नहीं है। ठीक, ये वाली लाइन इधर से आएगी ऐसे। एकदम सेम डायग्राम है, एरो का डिफरेंस हो गया बस। डायग्राम बिल्कुल सेम है, एरो का डिफरेंस हो गया। ऐसे तुम लोग बना दोगे एग्जाम में ऐसे। ठीक है ना। अब देखो तीसरा कॉम्बिनेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। तीसरे कॉम्बिनेशन में हम लोग चलो मान लो यहाँ पे एक प्लस रखते हैं, यहाँ पे एक माइनस रखते हैं। तो अब देखो प्लस का काम है देना और माइनस का काम है लेना, तो ये तुरंत यहीं पर ले लेगा, तुरंत ले लेगा। अब प्लस वाला इसको इधर भेज रहा था लेकिन माइनस वाला इसको इधर बुला रहा था, तो ये क्या होगा कि ये शुरू से ही अट्रैक्ट होकर के इसके इधर में चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा। ठीक, अब ये इधर से निकलेगा, फिर यहाँ आके घुसेगा, फिर ये इधर से निकलेगा और फिर ये यहाँ आके घुसेगा, और ये अपना इधर से निकलेगा और ये अपना इधर से घुसेगा, फिर ये अपना यहाँ से निकलेगा, फिर ये यहाँ जाएगा, फिर ये यहाँ से निकलेगा, फिर ये यहाँ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा कीड़े मकोड़े जैसा लग रहा है इसीलिए हम बोल रहे थे थोड़ा सा लगेगा। चलो इस डायग्राम को बना लो। ओके, तो अब हम लोग आगे देखते हैं इसमें और कौन कौन से कॉम्बिनेशंस इंटरेस्टिंग बनेंगे। चलो मान लो हम तुम लोगों को एक प्लस चार्ज यहाँ पर देते हैं। ठीक, और चलो एक प्लस चार्ज हम यहाँ पे देते हैं और एक प्लस चार्ज यहाँ पर देते हैं। ठीक है, ये चौथा कॉम्बिनेशन तुमको देते हैं। अब तुमको क्या लगता है इसमें कैसे बनेगा? तुम लोग मेरे डायग्राम पे ड्रॉ करो। ठीक है, मेरे ही स्क्रीन पर ड्रॉ करके देखो कि कैसा तुम लोग बनाओगे। देखें तुम लोग कैसा बनाते हो। सब लोग अलग अलग कलर यूज करें, देखते हैं कैसा बनता है। ट्राई करो, देखो कैसा बन रहा है। सारे स्टूडेंट्स ट्राई करो। रियली गुड, यू गाइज आर डूइंग वेरी गुड। ये डायग्राम बिल्कुल परफेक्ट डायग्राम है। अब इसको हम बना के दिखाते हैं, साफ़ सुथरा डायग्राम। इतने सारे लोग इसमें बना दिए, पता नहीं चल रहा है, लेकिन डायग्राम सबका सही है। तो चलो हम डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम ऐसा बनेगा, देखो यहाँ से कोई भी लाइन इस साइड नहीं जा सकती, क्योंकि अगर वो लाइन इस साइड जाएगी तो फिर यहाँ की लाइन इस साइड जाएगी तो दूसरे को कट कर देंगे ये लोग। ठीक है, लाइन कभी कट नहीं कर सकती। अभी उस बारे में हम डिटेल में लिखवाते हैं सब कुछ। तो अब ये वाला देखो ऐसे टर्न हो जाएगा और ये वाला ऐसे टर्न हो जाएगा, और यहाँ से लाइन ऐसे टर्न हो जाएगी, यहाँ से लाइन ऐसे टर्न हो जाएगी, यहाँ से लाइन ऐसे टर्न हो जाएगी, यहाँ से लाइन ऐसे टर्न हो जाएगी। बस यही है कि किसी किसी बच्चे का गैप ज़्यादा दिखेगा, किसी किसी बच्चे का गैप कम दिखेगा। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी का कम ज़्यादा दिख सकता है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये मेजरमेंट के हिसाब से तो बन नहीं रहा, फ्री हैंड ड्राइंग बन रही है। अब देखो यहाँ से जो लाइन जाएगी वो सीधे जाएगी, यहाँ से लाइन जाएगी सीधे जाएगी, यहाँ से लाइन जाएगी सीधे जाएगी। ठीक है, अब बीच में ये सब भर देना, ये तुम्हारा डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, 3 कॉम्बिनेशन का। अब इसको थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट बनाते हैं। डिफ़िकल्ट हम लोग बना सकते हैं, बीच में कोई और ड्राइंग प्लस को माइनस कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो प्लस को माइनस करके देखते हैं कि क्या होता है। वैसे ये डायग्राम तो तुम लोग कॉपी कर ही लोगे आराम से। ठीक है, अब प्लस को माइनस करके देखेंगे कि वहाँ डायग्राम कैसे बनता है। तो अब वेरी सिंपल है कि अगर प्लस को माइनस कर दोगे तो जो लाइंस इधर जा रही थी अब वो उसमें जाके सटने लगेंगी। ठीक है ना। तो चलो हम लोग वो डायग्राम देखते हैं कि अगर हम प्लस को माइनस कर दें तो क्या होगा। तो वो हम, ये चौथा डायग्राम हो गया, 5वां डायग्राम ड्रॉ करते हैं। आई होप कि आप लोग कॉपी कर लेंगे खुद से।
तो अब पाँचवा करते हैं। तो देखिए प्लस वाला लेते हैं और यहाँ पे प्लस लेते हैं और यहाँ पे माइनस लेते हैं। अब देखो इमेजिन करो कि यहाँ से जो लाइन जा रहा था, ठीक है, वो स्ट्रेट तो जा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से रिपल्शन भी तो है ना, यहाँ से ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है ये लाइन बिल्कुल सीधी ना होकर थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगी, राइट। सेम चीज़ यहाँ भी होगा, ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएगी। अब ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि ये लाइन ऐसे जाए और ये लाइन ऐसे जाए। क्यों? दो लाइन ये पास में कैसे आ गई? नहीं आ सकती ना पास में, ये दोनों रिपल्शन की लाइन्स हैं, पास में कैसे आ जाएंगी? ठीक, तो ये लाइन्स नहीं बन सकती। अब उसके बाद यहाँ से एक लाइन ऐसे तिरछे बना दो, ये तो बनेगा ही बनेगा जैसे पहले था, ये भी बना दो तिरछे, बनेगा ही बनेगा। अब यहाँ से ऐसे बना दो, यहाँ से ऐसे बना दो, यहाँ से ऐसे बना दो। अब देखो यहाँ पे तुम एक चीज़ कर सकते हो कि इन लाइंस को ऐसे टर्न हुआ दिखा सकते हो, क्योंकि ये लाइन जा करके इसमें मिलेंगी, ऐसे ऐसे दिखा सकते हो, ये बिल्कुल सही होगा। यहाँ से ऐसे दिखा दो, यहाँ से ऐसे दिखा दो और ये आकर के इसमें ऐसे मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा डायग्राम, इसको कॉपी कर लो। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और अब तुम लोग इसके लिए कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिस्क्राइब करने के लिए क्वेश्चन बनता है 1 नंबर में, ठीक है। तो हम लोग जो भी जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में उसको हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट बना के लिखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तुम लोग पूरा लिखना, हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। अब उसमें पहला इन्फॉर्मेशन लिखो, उसमें ये बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्चुअली होती क्या हैं। तो उसमें सबसे पहली बात लिखो कि दीज आर इमेजिनरी लाइंस। रियल में ऐसा तुम इसको देख नहीं पाओगे, ये इमेजिन करने वाली चीज़ें हैं। दीज आर इमेजिनरी लाइंस। अब ये शुरू कहाँ से होती हैं और ख़त्म कहाँ पे होती हैं? दैट एक्सटेंड, ये कहाँ से एक्सटेंड होनी शुरू होती है? पॉजिटिव चार्ज से। एक्सटेंड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड फिर ये किसकी तरफ जाके एंड होती है? पॉजिटिव चार्ज टूवर्ड्स किसी तरफ जाती है? नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती है, ठीक है। अब तुम लोग इसमें दूसरा पॉइंट लिखो। दूसरे पॉइंट में तुम लोग ये लिखोगे कि हम पता कैसे करेंगे कि लाइन कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है। तो इसके लिए हम लोग एक टेस्ट चार्ज का यूज़ करके पता करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें लिखो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हमको यहाँ पे टेस्ट करना है अराउंड एनी चार्ज कैन बी judged by a test charge, और ब्रैकेट में लिख दो पॉजिटिव, क्योंकि टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है। अब टेस्ट चार्ज आप अपने आप में क्या होता है, इस पर भी सीबीएसई में या फिर अलग अलग बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि टेस्ट चार्ज क्या होता है। टेस्ट चार्ज खुद में एक पॉजिटिव चार्ज होता है जिसका यूनिट 1 होता है। ये किसी और पे असर नहीं डालता, इसके ऊपर सारे लोग असर डालते हैं, ठीक है। अब लिखो तीसरा पॉइंट। हाँ बेटा, अब इसमें तुम लोग ये लिखोगे कि चलो मान लो कि अगर हम लोग किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का यूज़ कर रहे हैं तो उससे डायरेक्शन पता कैसे चलेगा। तो उसके केस में मान लो यहाँ पे कोई चार्ज है तुम्हारा, प्लस चार्ज है Q, ठीक है। अब तुम क्या करो, यहाँ पर एक छोटा सा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दो Q0। अब इसके ऊपर फोर्स जिस डायरेक्शन में लगेगा यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसी डायरेक्शन में गुजर रही है। तो ऑब्वियस सी बात है प्लस चार्ज रिपेल करते हैं आपस में, तो यहाँ से इधर की तरफ रिपल्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा भी यहाँ से इसी की तरफ है। तो ये हो गया, ऐसे ऐसे फाइंड करेंगे। अगर मान लो हम यहाँ पे रख दें छोटा सा प्लस चार्ज Q0, तो अब यहाँ से कैसे? तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गुजर रहा है, ठीक है ना। बस यही चीज़ करके दिखाना है हमको कि इससे कैसे कर पाते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग ऐसे मेंशन करेंगे इस पॉइंट में, इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ सेम डायरेक्शन एज
फोर्स ऑन पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, मतलब पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगेगा ठीक उसी के जैसा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, जिधर फोर्स उधर। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। ऐसा नहीं हो कि एक लाइन यहाँ से जा रहा है तो एक लाइन यहाँ से चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए लिख लो, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। FIELD, फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, ठीक। अब देखो, जो ज़बरदस्त पॉइंट लिखना है उसमें ये है कि आखिर वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, इसका क्या लॉजिक है, ऐसा मतलब इसके कह देने से क्या हमको वो मिल रहा है, क्या फ़ायदा मिल रहा है। इसका लॉजिक ये है कि अगर वो लोग एक दूसरे को कट करेंगे तो जहाँ पे कट करेंगे वहाँ पे दो डायरेक्शन बन जाएगा। तो अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो किस दिशा में जाएगा, ठीक है। तो दो दिशा तो होने से चलने की, इसीलिए हम लोग इसी फोर्थ पॉइंट को एक्सटेंड करेंगे। तो उसके लिए हम इस पे पेज चेंज कर रहे हैं। तुम लोग का हो गया है तो अब आगे बढ़ते हैं। इफ़ लाइन्स विल कट ईच अदर देन देयर विल बी two directions at the point of intersection, at the point of intersection. So point charge will go in two directions, which is not possible. So electric field lines never cross each other from any charged source. आसान है, सब समझ में आ रहा है कि चलो ठीक है, कैसा भी सोर्स हो, चाहे ये सोर्स हो, चाहे ये सोर्स हो, चाहे ये सोर्स हो, कैसा भी सोर्स हो, उससे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी वो एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगी। इसकी लाइन इसको कट नहीं करेगी, इसकी लाइन इसको कट नहीं करेगी, किसी की लाइन किसी को कट नहीं करेगी, ठीक है। चलो कॉपी कर लो इसको पूरा। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखना है इसके बारे में। वो पॉइंट ये है कि हमको पॉइंट का नंबर याद नहीं, चौथा पॉइंट है, पाँचवा पॉइंट है, ये है चौथा पॉइंट, तो पाँचवा पॉइंट लिखो, ये लिखो फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट के अंदर ये लिखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल हैव मोर स्ट्रेंथ वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर। अब इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, ये IIT JEE में भी आया हुआ है। एट विच पॉइंट in the given diagram electric field strength is maximum, और डायग्राम ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर तुम्हारा पॉइंट A है, यहाँ पर तुम्हारा पॉइंट B है, और यहाँ पर तुम्हारा पॉइंट C है, ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन जो तुम बनाओगे वो इसके हिसाब से लिखोगे ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल हैव मोर स्ट्रेंथ वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर। तो देखो ये जो A वाला है यहाँ पर तीन लाइंस बहुत पास पास में हैं, लेकिन B वाले के पास में जो तीन लाइंस हैं वो दूर दूर हैं। यहाँ पर
नज़दीक नज़दीक हैं लेकिन ए के जैसा नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट ए इज़ मोर देन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट सी इज़ मोर देन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट बी। तो ये प्रोसेस बिल्कुल सही होगा। ये हो गया क्वेश्चन, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। इसको कॉपी कर लो बेटा। तो चलो थोड़ा सा नोट्स बनाते हैं टेस्ट चार्ज के बारे में। टेस्ट चार्ज, ठीक है। अब इसमें लिखो इट इज़ पॉजिटिव इन नेचर एंड इमेजिनरी चार्ज। अब इसमें दूसरा चीज लिखो इट इज़ नॉट अफेक्टिंग एनी अदर चार्ज बट being affected by other charges। इसमें लिखो it is concept of positive charge, concept of test charge is used in फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये 3 पॉइंट्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। इट्स मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, मतलब 1 कूलाम मानते हैं, ब्रैकेट लिख लो 1 कूलाम। एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में अगर आएगा तो ये 4 पॉइंट्स चिपका के चले आना, बस काम हो जाएगा। अब हम लोग अपना ज़बरदस्त टॉपिक शुरू करने वाले हैं, उसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है। इसमें 2-3 टॉपिक और ऐड हो जाता है। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्चुअली क्या होता है, पहले उसको समझते हैं। देखो, अगर मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तुम लोग डाइपोल नाम की चीज़ ऑलरेडी केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो। डाइपोल का मतलब होता है कि 2 पोल होगा और दोनों अपोजिट नेचर का होगा, एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। उनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम होगा, बहुत थोड़ा डिस्टेंस होगा, ठीक है। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगा ना तो ये एक ग्रुप की तरह बिहेव नहीं कर पाएगा। अगर उनके बीच का डिस्टेंस थोड़ा कम है तो ये एक थोड़ा ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब है कि ये एक ऐसी असेंबली होती है जिसमें 2 इक्वल एंड अपोजिट नेचर के चार्जेस होते हैं, ठीक है। और इसका जो इस पर जो नेट फोर्स लगेगा, अगर तुम देखो कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर हम ऐसे बीच में एक लाइन ज्वाइन कर दें, रियल लाइफ में तो कोई लाइन होती नहीं है वहाँ पे, ये लोग आपस में अट्रैक्शन फोर्स की वजह से जुड़े होते हैं, ठीक है। जैसे HCl जो मॉलिक्यूल होता है, HCl मॉलिक्यूल में अगर तुम देखो तो H प्लस होता है, Cl माइनस होता है। तो H प्लस का मतलब प्रोटॉन है, Cl माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में एक दूसरे के साथ हैं, तो ये भी एक डाइपोल की तरह ही बिहेव कर रहे हैं। जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं ये वही टॉपिक है, ठीक। तो यहाँ पर अब एक नया टॉपिक शुरू होने वाला है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये एक हेडिंग डाल लो, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल में तुमको सबसे पहला पॉइंट ये लिखना है कि ये क्या होता है। तो ये एक एक्चुअली सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पर क्या सिस्टम है, इक्वल और अपोजिट चार्ज, मतलब ये प्लस क्यू होगा तो ये माइनस क्यू होगा, ये प्लस 10 कूलाम होगा तो ये माइनस 10 कूलाम होगा, ठीक है। उनको बहुत थोड़े दूरी पर रखा जाता है, गैप उनके बीच बहुत कम रखा जाता है, स्मॉल डिस्टेंस पर रखा जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक सिस्टम है, एक असेंबली है, कह सकते हो। तो इसको लिखो, पहला पॉइंट डायग्राम बना लेना। अ सिस्टम formed by 2 equal and opposite charges, लेकिन कंडीशन क्या है कि स्मॉल डिस्टेंस, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ पे हम एन लगा रहे हैं क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में
इलेक्ट्रिक आ रहा है ना, वॉवल प्रोनाउंसिएट हो रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अब इसमें तुम लोग लिखो कि इनका खुद का फील्ड होगा कि नहीं होगा। ऑफ कोर्स होगा। देखो यहाँ से पॉजिटिव निकालेगा, यहाँ से ऐसे पॉजिटिव, यहाँ से ऐसे पॉजिटिव, तो इनका खुद का फील्ड भी होगा। ठीक है, तो ऑफ कोर्स सेकेंड पॉइंट में ये लिख दो कि इट हैज़ इट्स ओन फील्ड। और तीसरे पॉइंट में फिर ये चीज़ लिखो टोटल force on a dipole is always ज़ीरो। क्योंकि एक चार्ज पे जितना फोर्स लगेगा ठीक उसका अपोजिट दूसरे पर लगेगा। फोर्स ऑन एनी डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो। टोटल फोर्स ऑन अ डाइपोल इज ऑलवेज ज़ीरो इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब है, चलो मान लो कि अगर मान लो कि हम यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिखाते हैं। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम यहाँ पे कोई डाइपोल रखते हैं। चलो यहाँ पे मान लो प्लस डाइपोल रखते हैं, यहाँ पे माइनस डाइपोल रखते हैं। यहाँ पे इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को मिटाओ, लिखो इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कंडीशन सिर्फ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है। अब देखो हम लोग इसको ज्वाइन कर दिए, ये एक डाइपोल है तो इसका चार्ज होगा प्लस क्यू, इसका चार्ज होगा माइनस क्यू। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का ये मतलब है कि हर जगह ई की वैल्यू बराबर होगी। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं भी तुम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू करोगे ना, वो बराबर ही आएगी, हर जगह बराबर होगी, तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर प्लस क्यू के ऊपर तुम फाइंड करोगे फोर्स, तो फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज वो कितना आएगा? वो आएगा क्यू ई। अब माइनस क्यू पर अगर तुम फाइंड करोगे तो वो भी आएगा क्यू ई। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। तो अब देखो इस क्यू ई को और इस क्यू ई को अगर तुम जोड़ोगे तो टोटल फोर्स आएगा वो ज़ीरो आएगा, क्योंकि एक की दिशा अगर इधर है तो दूसरे की दिशा इधर होगी। सिंपल। जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में जाता है और नेगेटिव चार्ज उसके अपोजिट दिशा में जाता है, क्योंकि ऐसा नेचर है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इसको तुम ऐसे लिख लो, इस चीज़ को, और यहाँ पे लिख लो एफ नेट इज इक्वल टू, रुको एफ नेट को हम फिर से लिख देते हैं, यहाँ पे हम इसको हटा के यहाँ लिख देते हैं एफ नेट इज इक्वल टू क्यू ई माइनस क्यू ई इज इक्वल टू ज़ीरो। और उसके बाद और भी कुछ लिखना है हमको इसमें, तो पहले इतना कवर करो फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ देखेंगे कि जब भी कोई डाइपोल होता है तो वो जब किसी फील्ड में रखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। ठीक है, समझते हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। अब इसके लिए तुम नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा पॉइंट है? चौथा पॉइंट है, तो तुम लिखो चौथा पॉइंट। अब यहाँ पे तुम एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना दो हल्का सा एक्सप्लेनेशन पर्पज़ के लिए। यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज डाल दो, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज डाल दो और इनको ऐसे ज्वाइन करके दिखा दो। और उसके बाद तुम एक स्टेटमेंट लिखो ऐसे। डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, क्योंकि डायग्राम बनाओगे तो वो एक इम्पैक्ट डालेगा, उससे नंबर पूरा मिल जाता है। लिखो चौथा पॉइंट, डाइपोल will have maximum potential energy if it is unstable in external electric field and minimum potential energy if it is stable in external
इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब ये है, पहले कॉपी कर लो, अगर कोई डाइपोल को तुम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आती है, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन वो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी जब डाइपोल अनस्टेबल होगा, क्योंकि तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़ोगे इस चीज़ को कि इलेक्ट्रॉन के पास तब स्टेबिलिटी आती है जब उसके पास मिनिमम एनर्जी होती है। तो उसी चीज़ का थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिक बना सकते हो कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी जब स्टेबल होगा। किसको स्टेबल करना है? डाइपोल को स्टेबल करना है। अब ये चीज़ ऐसे क्यों हो रही है उसको तुम लोग आगे समझ जाओगे आने वाले टॉपिक में। तो इसको कॉपी कर लो। चलो हो गया तुम लोगों का। अब हम ये बताते हैं कि अगर किसी डाइपोल को ऐसे रखा जाए तो उसके साथ क्या हो जाएगा। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ पर जो वर्ड हो रहा है यूज़ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब ये है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इस डायग्राम में दिखाया गया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वो वाला नहीं है जो डाइपोल पैदा किया है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई और पैदा कर रहा है। मतलब इधर कहीं पे कोई चार्ज होगा पॉजिटिव जो भेज रहा होगा, या इधर कहीं पे जो नेगेटिव चार्ज होगा जो उसको खींच रहा होगा। मतलब कौन पैदा कर रहा है हम लोगों को नहीं पता, बस हम लोगों को ये पता है कि चलो ठीक है कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है कहीं से आ रहा होगा, उसमें हम लोग अपने डाइपोल को रख के चेक कर रहे हैं। ठीक, तो वही चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। अब एक नया टॉपिक शुरू करते हैं डाइपोल का, कि फोर्सेस कॉमा मोमेंट्स एंड रोटेशन ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये तुम्हारा एक नया टॉपिक बन गया। अब यहाँ से हम लोग ये समझेंगे, चलो मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ऐसे बना दो, ठीक है। अब इसको तुम नाम दे दो कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हर जगह पे तुम कहीं भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करोगे, हर जगह पर उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम आएगी। एग्जाम्पल के तौर पे चलो 7 न्यूटन कूलाम, तो हर जगह 7 न्यूटन कूलाम ही होगा। ठीक, हर जगह, पूरा हर एक जगह पे 7 न्यूटन कूलाम ही होगा। तो अगर तुमको ये भी पता है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें अगर तुम किसी चार्ज को रखो तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, राइट। तो अगर हम दो चार्ज रख दें डाइपोल बना करके, एक प्लस और एक माइनस, तो इनके ऊपर ही फोर्स लगेगा। ठीक, तो अब अगर तुम फोर्स का डायरेक्शन चेक करो तो यहाँ पर एक ट्रिक है। ये डाइपोल तुम बना दिए, देखो एक ट्रिक याद रखो, वो ट्रिक है पाई, PIE। इसका ये मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक फील्ड, इन तीनों की दिशा एक ही होती है। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी दिशा भी किधर होगी? इधर, मतलब उस पर फोर्स इसी साइड में लगेगा। लेकिन अगर तुम नेगेटिव चार्ज की बात करोगे तो उस पर फोर्स अपोजिट लगेगा। तो ये तो हो गया फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू ई, क्योंकि ये चार्ज Q है और ये भी चार्ज Q है, क्योंकि चार्ज का इक्वल होना ज़रूरी है डाइपोल के लिए। तो यहाँ पर भी जो फोर्स लगेगा वो भी F इज इक्वल टू Q लगेगा। तो तुम देखो टोटल फोर्सेज हम दिखा दिए। अब मोमेंट क्या होता है? तो मोमेंट को समझने के लिए तुम 2 मिनट के लिए इस फील्ड को इग्नोर करो। तुम सिर्फ तो ये तुम्हारा पहला डायग्राम हो गया। इस डायग्राम में तुमको फोर्स दिख रहा है। अब दूसरे डायग्राम में मोमेंट को देखो कि एक चार्ज ये है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, दूसरा चार्ज ये है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। ठीक, मान लो ये दूरी तुम्हारी ये है, तो इस दूरी को हम लोग कुछ ना कुछ नाम देंगे। अब इस दूरी को चलो हम नाम देते हैं D, हम इस दूरी को D नाम देते हैं, ठीक है। तो अब जब भी इस पर फोर्स लगेगा, ठीक है, तो ये क्या होगा? सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ पे है, तो ये इसमें रोटेशन पैदा होगा। ऐसे ये ऐसे रोटेट करना शुरू करेगा। ये तो फील हो ही रहा है, राइट। अरे भाई, अगर मान लो कोई लकड़ी का टुकड़ा है ऐसे रखा हुआ है, उस पर अगर एक फोर्स यहाँ लगा दो, एक फोर्स यहाँ लगा दो, तो वो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऐसे रोटेट हो जाएगा ना, है ना, ये ऐसे रोटेट हो जाएगा। तो उसी रोटेशन को हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं हेडिंग में, रोटेशन ऑफ डाइपोल, ठीक है। तो वही रोटेशन आप लोगों को यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि रोटेशन ऐसे होगा। तो ये जो रोटेशन यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसी को हम लोग इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो रोटेशन निकालने के लिए आपको टॉर्क की ज़रूरत पड़ती है कि टॉर्क, कितना टॉर्क क्रिएट हो रहा है। तो उसके लिए आप लोग लिखेंगे टॉर्क ऑन डाइपोल, डाइपोल पर टॉर्क कितना है।
इसी को हम लोग यहाँ पे मोमेंट के रूप में हेडिंग दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब उस पर जो टॉर्क मिलेगा उसको हम टाउ से दिखाएंगे। टाउ एक सिंबल होता है, तो टाउ के ऊपर वेक्टर लगा दो, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका फॉर्मूला बनता है पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। इसका क्या मतलब है, पी जो है ना वो डाइपोल मोमेंट है। अभी डाइपोल मोमेंट हम समझाते हैं क्या होता है। देखो, डाइपोल पर मोमेंट लग रहा है जिसकी वजह से उसमें घूमने, हाँ बेटा बताओ। तो अब तुम लोग क्या करो कि यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखो, टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ऐसे इक्वेशन करके 1 या 2 जो भी करके डाल दो, और उसके बाद तुम टाउ का लिखो फॉर्मूला ओपन करके पी ई साइन थीटा। अब यहाँ पर ये थीटा क्या है, थीटा को समझने के लिए पहले हम लोग समझेंगे पी और ई क्या है, ठीक। तो ई तो अपने आप दिख रहा है कि ठीक है, ई का डायरेक्शन ये है, इस डायग्राम में ई की दिशा ये है, ठीक है, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। पी को समझते हैं, पी क्या है, क्योंकि पी के ऊपर वेक्टर लगा हुआ है। तो उसके लिए हम पेज चेंज करेंगे। तो थर्ड पॉइंट में जा रहे हैं और उसमें हम पी को एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट में हम आपका फोर्स दिखा दिए इस डायग्राम में, तो इस डायग्राम में हो गया फोर्स ऑन डाइपोल, ठीक है। अब इस डायग्राम में हो गया टॉर्क ऑन डाइपोल। अब हम लिखेंगे डाइपोल मोमेंट थर्ड पॉइंट में। तो अब हम थर्ड पॉइंट पे आ रहे हैं और लिखेंगे ये डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ठीक है। अब देखो, जब डाइपोल मोमेंट को समझने जाओगे तो वहाँ पर तुमको ये समझना होगा कि इसका एक डायरेक्शन होता है। ये तुम लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके होगे। तो चलो मान लो कि अगर कोई मान लो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे होगा प्लस माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पे होगा प्लस क्यू चार्ज। इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे डी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर तुम डाइपोल मोमेंट को पी से दिखाते हो तो पी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। इसकी वैल्यू तुम कैसे निकालोगे, इसकी वैल्यू निकालने के लिए कोई भी एक चार्ज को उसके डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, मतलब बीच के गैप से मल्टीप्लाई कर दो तो वो निकल जाएगा। अब मान लो कि तुम्हारा चार्ज हो गया Q, अब बीच का जो गैप है वो हो गया D, तो QD हो गया। अब बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स में यहाँ से यहाँ तक, सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस A और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस A दिया होता है। NCERT वगैरह में भी ऐसा ही होता है। तो ये टोटल डिस्टेंस कई बार ये लोग 2A करके देते हैं, तो कई बार इसको निकालने के लिए ये लोग Q इंटू 2A फार्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, ये 2A पूरा डिस्टेंस है, सिर्फ A नहीं है, पूरा 2A पूरा डिस्टेंस है, ठीक है। तो अब इससे हमारा डाइपोल मोमेंट निकल जाता है। अब डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है, तो हाँ बेटा बोलो। यहाँ पे जो P है ना वो डाइपोल मोमेंट है, वो टॉर्क नहीं है, वो फोर्स नहीं है, एक नई क्वांटिटी है, डाइपोल मोमेंट है, ठीक है। हाँ वो तो पॉजिटिव चार्ज था, नहीं वो P पॉजिटिव चार्ज था। वो जो हम ट्रिक लिखवाए थे, P पॉजिटिव चार्ज था, I करंट था और E इलेक्ट्रिक फील्ड था, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज था, वो डाइपोल मोमेंट नहीं था, और ये था करंट और ये था इलेक्ट्रिक फील्ड पाई, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसमें लिखो कि डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि अगर इस वाले डायग्राम में डाइपोल मोमेंट इस दिशा में होगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी इसकी दिशा होती है ना, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है इसकी दिशा, ठीक है। एकदम सिंपल समझो, जो एक बार हम तुम लोगों को ऑफलाइन क्लास में इसका ट्रिक बताए भी थे कि माइनस, जब केमिस्ट्री क्लास चल रही थी तो माइनस यहाँ पे है और प्लस यहाँ पे है, तो इसमें तुम अगर इसको ऐसे कनेक्ट कर दोगी तो ये तीर की तरह कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो प्लस वाला साइड तीर की तरह कनेक्ट हो जाता है इससे ऐसे, माइनस वाला साइड इसके ऐसे रहता है। तो डाइपोल मोमेंट की दिशा जो होती है वो माइनस से प्लस की तरफ होती है, ठीक। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं बाद में कि सर कैसे याद रखें, भूल जाएंगे, तो ऐसे ही याद रखो कि मतलब माइनस से प्लस की तरफ इसका डायरेक्शन दिखा के रखना है तुमको। अब तुम इसमें ये भी ऐड कर लो कि अगर डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो सबसे पहले तुम ऐसे समझो, आई एम चेंजिंग द पेज। एक काम करो, अब तुम लोग इसको ऐसे समझो, बस अब कंटिन्यू कर रहे हैं चौथे पॉइंट में। अगर मान लो कि हम ऐसे दिखा दिए इलेक्ट्रिक फील्ड, एक केस हो गया। दूसरा केस हम यहाँ पे रखते हैं, मान लो चलो कोई प्लस चार्ज यहाँ रखे, कोई माइनस चार्ज यहाँ रखे, ठीक है।
तो ऑब्वियस सी बात है जो डाइपोल मोमेंट होगा उसकी दिशा इस साइड होगी, और ये वेक्टर क्वांटिटी भी है। अब हम क्या किए कि इस पूरे सिस्टम को उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिए। ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है, इसकी वैल्यू ई है, हर जगह ई है। तो हम क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा सिस्टम ही उठा करके डाल दे रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इसको उठाए और डाल दिए हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में। चलो मैं यहाँ पे डाल दिए। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिए तो हम क्या देखे कि इसके ऊपर टॉर्क लगना शुरू हो गया। तो हम ये देखे कि इसमें जो टॉर्क था उसका फॉर्मूला था P इंटू ई इंटू साइन थीटा। ये कब देख लिए, इसके ठीक पहले वाले टॉपिक में हम यही बताए थे। दिखाते हैं कहाँ पे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देखो, इस पेज पर लास्ट में नीचे देखो, यहाँ पे हम बताए थे पी ई साइन थीटा। अब हम ये जो नया डायग्राम बना रहे हैं उसमें हम ये थीटा को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये थीटा कहाँ से आ रहा है, वो क्या चीज़ है। ज़रा सा फोकस मेंटेन रखना। तो ये देखो, पी है यहाँ से यहाँ, ये है पी, और ई की दिशा है इधर। देखो हर जगह ई की दिशा है इधर। तो पी और ई के बीच में जो एंगल है ना वही है थीटा। ठीक, तो पी कहाँ है, पी वेक्टर है ये, ई कहाँ है, ई वेक्टर है ये। तो उनके बीच में जो एंगल है वो कौन सा एंगल है, ये एंगल। मतलब कि ये जो एंगल है ये एंगल है थीटा। ठीक है, अब P और E के अगर बीच का एंगल थीटा दिया हुआ है और हमको P और E की वैल्यू पता है तो हम टॉर्क निकाल लेंगे। अब बहुत सारे बच्चे P में कंफ्यूज जाते हैं कि यार P नहीं दिया रहेगा तब, तो उनके लिए ये दिमाग लगा दो कि आखिर P का खुद का भी तो एक फार्मूला है, Q इंटू 2A। ये हम अभी बताएं तुमको तुरंत। ये देखो यहाँ पर हम तुमको P का खुद का फार्मूला बताए हैं। अब अगर इसको रिवाइज नहीं करोगे तो बहुत तगड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, इसलिए रिवीजन करना इसका बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सारा मिक्स हो जाएगा, डाइपोल, टॉर्क, फोर्स सब मिक्स हो जाएगा आपस में। तो इसको रिवीजन करना ज़रूरी है। तो ये हो गया तुम्हारा टाउ। अब इसको ई इंटू साइन थीटा भी लिख दो। ये पूरा का पूरा तुम्हारा बन गया मेन फार्मूला टॉर्क का। क्वेश्चन सिर्फ इस पर भी पूछ सकता है, क्वेश्चन इस पर भी पूछ सकता है। ये तुम्हारा हो गया। हम लोग अब इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हम लोग डाइपोल मोमेंट की कुछ प्रूविंग करेंगे। तो जब प्रूविंग करेंगे तो हम लोग ये पहला प्रूविंग होगा जो आप लोगों को थोड़ा सा टफ लगेगा या जो डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि ये प्रूविंग बहुत ज़्यादा चांस है कि बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा। तो हम लोग उसको करेंगे, टेंशन नहीं लेंगे, सारा प्रूविंग करते जाना है। और 1 नंबर वाले सारे क्वेश्चन करेंगे, 2 नंबर वाले सारे क्वेश्चन करेंगे, 3 नंबर वाले और 5 नंबर वाले सारे क्वेश्चन करने हैं हम लोगों को। घबरा के नहीं आगे जाना है, धीरे धीरे आगे जाना है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग अभी सिलेबस शुरू कर दिए हैं। अभी नवंबर मंथ है, 12th का पोर्शन शुरू होता है आप लोगों का फेब के बाद मार्च में शुरू होगा 12th का पोर्शन, तब तक एकदम ख़त्म कर देंगे। और टारगेट ये है कि इस बार जो बच्चे फेब में बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे, आप लोग 11th क्लास के बच्चे हैं, आप लोगों को उस एग्ज़ाम को बैठ के देना है, देखना कितना नंबर आता है। तो चलो अब हम लोग शुरू करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन, हम चेंज कर रहे हैं पेज। चलो क्वेश्चन लेते हैं। अ डाइपोल is having plus 10 coulomb and minus 10 coulomb charge and kept in the electric field of 100 Newton per coulomb as shown in figure. Find out the torque on the dipole. डायग्राम ऐसे बना हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर एक माइनस चार्ज है, यहाँ पर एक प्लस चार्ज है, सॉरी यहाँ पर एक प्लस चार्ज है, यहाँ पर एक माइनस चार्ज है, ये यहाँ पे डाइपोल है। और
यहाँ पर ये एंगल दिया हुआ है, ये एंगल नहीं, ये एंगल ले लो, ये एंगल तुम ले लो, कुछ भी ले लो, चलो तुम इसको ले लो 60 डिग्री, ठीक है। और अब तुम लोगों को इसका डिस्टेंस दे देते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ है 0.01 मीटर, ठीक है, ये डिस्टेंस भी मिल गया। अब तुम लोगों को निकालना है टाउ। अब देखो बच्चे मिस्टेक क्या करेंगे, वो लोग थीटा की जगह 60 रख देंगे, यही गलती करेंगे वो लोग, लेकिन वो एंगल नहीं हुआ दो वेक्टर्स के बीच का। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल वो एंगल होता है जो उसके हेड और हेड या टेल और टेल से मिलकर बना होता है, ठीक। मतलब ये अगर ई है और ये अगर पी है तो ये एंगल करेक्ट एंगल हुआ, लेकिन तुम लोगों को ये एंगल दिया हुआ है तो 180 से घटा दो, ये एंगल तुम्हारा काम का एंगल होगा, ठीक है। क्योंकि हेड और हेड आपस में, क्योंकि सबसे पहले तुमको देखना है कि जो वेक्टर पी है वो किस साइड है। तो वेक्टर पी हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। और वेक्टर ई कहाँ पे है, तो वेक्टर ई तो पता ही है, वेक्टर ई हमेशा यहाँ पे ही है, इस साइड में ही है। तो बीच का एंगल कौन सा होगा, यूज़फुल एंगल, तो यूज़फुल एंगल तो ये वाला एंगल होगा, वो एंगल दिया ही नहीं है, तो इसीलिए तुमको सॉल्यूशन में यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। तो बस अब टॉर्क का फॉर्मूला होता है पी ई साइन थीटा, ठीक। अब P निकालने के लिए तुम लोग फिर से Q इंटू 2A करते हो इंटू ई साइन थीटा। अब वैल्यू पुट करो, Q की वैल्यू किसी भी एक चार्ज को रख दो, किसी भी एक चार्ज को, चाहे -10 वाले से 10 को निकालो, चाहे +10 से प्लस को, लेकिन निकलेगा सिर्फ 10 ही, साइन का यूज़ नहीं करना है। 10 कर दो, 2A जो है वो पूरा का पूरा गैप है तो 0.01 कर दो। E की वैल्यू है, बुक क्वेश्चन में दिया हुआ है 100 कर दो। साइन थीटा की वैल्यू 120 कर दो, तो साइन 120। अब देखो बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होगी साइन 120 की वैल्यू कैसे निकालें, तो उसके लिए 90 + 30 से ब्रेक कर दो इसको। तो ग्राफ से भी निकाल सकते हो, या फिर तुम इसको आराम से साइन 90 + 30 करो। और देखो 90 है तो साइन बदलेगा कॉस में, तो ये आ जाएगा cos 30। और 90 प्लस है तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि यहाँ तक 90 होता है, जस्ट क्रॉस करोगे 30 ऐड करोगे तो सेकंड में आ जाओगे। तो फार्मूला होता है ऐड शुगर टू कॉफ़ी, या फिर ऑल सिल्वर टी कप्स, कुछ भी बोलो। तो ये जो साइन है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो तुम देखो 90 + 30 सेकेंड क्वाड्रेंट में गया तो ये पॉजिटिव हुआ, बस काम हो गया कि मतलब आंसर पॉजिटिव ही होगा। cos 30 की वैल्यू पुट कर देना, √3/2 होगी, तो ये तो मान लो मिल जाएगा, 1 हो जाएगा इसका आंसर। तो 10 × √3/2, तो ये हो जाएगा 5√3। और टॉर्क का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन मीटर, भूलना मत इसको। तो न्यूटन मीटर डाल दो, हो गया। तो बस अब आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।